स्वागत है आप सभी का जया कंप्यूटर क्लास में। फंडामेंटल की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे कैसे की जाती थी, किस जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ, किसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की गई। आज की दूसरी क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, यूज़र की लैंग्वेज को कंप्यूटर कैसे समझता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज को यूज़र कैसे समझता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे कि हम मानव आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, अगर मैं चाइनीज़ बोलूं तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। यही सेम बात होती है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। जो एक बातचीत का सिलसिला होता है उसमें एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर सीधे सीधे समझता है। कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है, यानी कि निर्देशों का एक समूह होता है जिसके द्वारा किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। कंप्यूटर की भाषा जो है वो एक कोड की भांति होती है जिसके द्वारा प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो प्रोग्राम को लिखते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह होते हैं। आप सभी को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कमांड्स जो होती हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उनके समूह से मिला करके एक प्रोग्राम बनता है और प्रोग्रामों का समूह जब इकट्ठा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी कि एप्लीकेशंस बोलते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक कोड होता है जिसके द्वारा प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, यानी जब निर्देशों के कई समूह को बनाया जाता है तो एक प्रोग्राम बनता है और उसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, यानी कि कमांड्स को लिखने के लिए, निर्देश को लिखने के लिए कोडिंग का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस का प्रयोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल में जो भी आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारी एप्लीकेशन आप लोग यूज़ करते हैं, प्रोग्रामों को यूज़ करते हैं मोबाइल में। कॉलिंग का प्रोग्राम हो गया, मैसेजिंग का प्रोग्राम हो गया, है ना। ये सारी सारी सेटिंग हो गई। और वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। वेबसाइट का मतलब होता है इंटरनेट पर जब भी आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो एक यूआरएल को कंप्यूटर पर एंट्री करते हैं। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि HTTPS से चालू होकर के www डॉट, उस वेबसाइट का नाम लास्ट में .com होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे समझ में नहीं आती, इन्हें केवल कंप्यूटर ही समझता है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो मानव नहीं, कंप्यूटर जो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और बाइनरी लैंग्वेजेस में ही बनाए गए कोड्स के समूह से एक प्रोग्राम को तैयार किया जाता है, इसीलिए वो मानव के समझ में नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं उनको हमने दो टाइप में बांटा है। पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है मशीन लैंग्वेज, और दूसरा जो है वो असेंबली लैंग्वेज है। चलिए देखते हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है, यानी कि उसकी बेसिक भाषा होती है। यह केवल 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की भाषा होती है, वो केवल दो अंकों पर ही डिपेंड होती है, 0 और 1। इसी को बोलते हैं बाइनरी, यानी बिट्स बोलते हैं। तो इन्हीं 0 और 1 के आधार पर ही कोड्स को बनाया जाता है और उन्हीं कोड्स के आधार पर प्रोग्राम को बनाया जाता है, तब जाकर के कंप्यूटर में वो एग्जीक्यूट होता है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। देखिए कोई कोई लैंग्वेज ऐसी ऐसे हम ही लोग को मान लीजिए कि हम ही सब कोई भाषा ऐसी होती है जो सीधे सीधे समझ जाते हैं, बिना किसी ट्रांसलेटर के हम लोग समझ जाते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही कंप्यूटर है, इसकी जो आधारभूत भाषा है वो है आपकी बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1। ये कंप्यूटर सीधे सीधे ही समझ जाता है, इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ट्रांसलेटर आप समझेंगे क्या होता है। कंप्यूटर का जो परिपथ होता है इसी प्रकार तैयार किया जाता है कि यह मशीनी भाषा को तुरंत पहचान ले और इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर लेता है। करने की कंप्यूटर का परिपथ का मतलब क्या होता है, 0 और 1 पर ही क्यों चलता है ये। तो जहां 0 की बात अगर हम करेंगे तो 0 का मतलब होता है कि कंप्यूटर ऑफ होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो ये विद्युत से ही चलती है और इसमें स्विच के द्वारा इसको चलाया जाता है। तो यहाँ स्विच का मतलब समझिए, स्विच या तो ऑन रहेगी या तो ऑफ रहेगी। अगर स्विच ऑफ है तो उसको 0 से इंडिकेट किया जाएगा और अगर स्विच ऑन है तो उसको 1 से इंडिकेट किया जाएगा। इसी प्रकार के परिपथ से कंप्यूटर को बनाया गया है, इसीलिए वो जो भी कोड्स को हम लोग उसमें एंट्री करते हैं, प्रोग्राम्स को चलाते हैं, वो तुरंत उसे पहचान लेता है और इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीनी भाषा को सामान्यतः बाइनरी कोड, बाइनरी डिजिट या बिट भी कहा जाता है, जैसे 01, 11, 001 इस तरह के जो कोड्स होते हैं इसी को कंप्यूटर समझता है। यानी कि जो इसकी लैंग्वेज होती है इसको हम लोग बाइनरी कोड भी कह सकते हैं, बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं या बिट्स भी कह सकते हैं या मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। मशीन लैंग्वेज में कोड्स को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो इसका मशीन लैंग्वेज होती है ये डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आ जाती है, इसे किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं। इस भाषा को कंप्यूटर तो आसानी से समझता था, परंतु प्रोग्राम लिखने वाले को अत्यंत समस्या होती थी। सामान्य सी बात है, जब 011 के कोड को कई हजारों की श्रृंखला में लिखा जाएगा तो मानव कितना उसको याद कर पाएगा और कितना उसको समझ पाएगा। तो इसलिए बहुत सी समस्याएं होती थी इस प्रोग्राम को लिखने के लिए कंप्यूटर की मशीन भाषा में। ये 0 और 1 के कोड्स की एक श्रृंखला होती थी, अतः इसे याद भी रखना संभव नहीं था, याद भी नहीं होता था। प्रोग्रामिंग लिखने में यदि कोई त्रुटि हो गई तो इसे खोजने में बड़ी समस्या होती थी। अब इतने बड़े बड़े कोड्स होते थे, इतनी बड़ी श्रृंखला में कोड्स होते थे कि अगर कहीं बीच में त्रुटि हो जाए तो कैसे उसको ढूंढा जाए, कोई ऐसा टूल्स भी नहीं था कि उसको तुरंत से ढूंढ लिया जाए, इसलिए त्रुटि होने पर खोजने में बहुत समस्या होती थी। इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर को समझने के लिए किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, ये पॉइंट आपने पहले भी पढ़ लिया है। मशीन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर में अत्यंत शीघ्रता से कार्यान्वित होता है। बेसिकली इस लैंग्वेज का प्रयोग कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, कंप्यूटर का जो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो इसी बेस पर बनाया जाता है कि इसी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम रहेगा या सॉफ्टवेयर रहेगा तभी वो सीपीयू काम कर पाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। असेंबली लैंग्वेज। देखिए जब मशीनी भाषा से मानव को समस्या होने लगी, त्रुटि होने लगी, खोजने में दिक्कत होने लगी, बहुत बड़े बड़े कोड्स होते थे, याद नहीं होता था, प्रोग्राम लिखने में बहुत ज़्यादा समय चले जाते थे, किसी प्रोग्राम को बनाना है, एप्लीकेशन को बनाना है तो बड़ी समस्याएं होती थी, बहुत समय लगता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो मानव को याद करने में आसान हो और उसे ट्रांसलेट करने में भी आसान हो और जो हो याद करने में भी संभव हो, त्रुटि कोई हो उसको भी ढूंढने में आसानी हो। इसलिए वैज्ञानिकों ने असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया, इसका आविष्कार किया गया। इस लैंग्वेज में होता क्या है, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें मशीनी भाषा में प्रयुक्त अंकीय जो संकेत थे उनके स्थानों पर क्या किया गया, छोटे छोटे शब्दों का या चिन्हों का प्रयोग किया गया। जैसे लोड के लिए एलडीए का, ट्रांसलेशन के लिए ट्रान का, TRAN, जंप के लिए JMP, एडिशन के लिए ऐड हो गया, और भी शब्द है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल हो गया MUL, सब्सट्रैक्शन के लिए सब हो गया SUF, डिवीजन के लिए हो गया DIV। तो इस टाइप के बहुत सारे नेमोनिक्स कोड, इसी प्रकार के अन्य नेमोनिक्स कोड जिन्हें
आसानी से पहचाना व याद रखा जा सकता था। इनमें से प्रत्येक के लिए एक मशीनी कोड भी निर्धारित किया गया, पर असेंबली कोड से मशीन कोड में ट्रांसलेट का काम कंप्यूटर में ही स्थित एक प्रोग्राम के जरिए किया जाने लगा। इस प्रोग्राम को असेंबलर कहा गया। इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर की आधारभूत लैंग्वेज जो होती है, यानी कि बेस लैंग्वेज, वो कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। अब मानव ने अपनी सुविधा के लिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया, लेकिन कंप्यूटर समझता तो केवल मशीन लैंग्वेज में है। तो जो असेंबली लैंग्वेज बनी, उसको पहले क्या किया जाता था कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करना पड़ता था, ट्रांसलेट करना पड़ता था, तब उसका प्रोग्राम कंप्यूटर समझता था। तो जिस ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया जाता था, उसी सॉफ्टवेयर का नाम होता है असेंबलर। असेंबलर एंड इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो आपका लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने का काम करता है। असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे छोटे छोटे शब्द या सिंबल का प्रयोग किया जाने लगा। ये मशीनी भाषा से सरल भी थी, इसे आसानी से याद भी किया जा सकता था। जब भाषा सिंबॉलिक होगी, चिन्हात्मक होगी और शब्द वाली भाषा होगी तो हमें आसानी से याद हो जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ी उच्च लैंग्वेज होती है। इसमें क्या था, जब कंप्यूटर का विकास होने लगा, लैंग्वेजेस का विकास होने लगा, तो अब एप्लीकेशन को बनाने की भी बात आई, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात आई, वीडियो गेम बनाने की बात आई। बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में सुविधा नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए वैज्ञानिकों ने हाई लेवल लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। तो सबसे पहली जो इसमें एक भाषा है कोबोल, इसका नाम है कोबोल। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका पूर्ण रूप जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ये जो बनाई गई थी व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा है। जैसे बैंकिंग प्रणाली हो गई, एटीएम प्रणाली हो गई, इसमें जो बैंकिंग सारे काम होते थे, यानी वित्त व्यवस्था के काम होते थे, व्यावसायिक जो कार्य होते थे, उनके लिए ये भाषा को डिजाइन किया गया। ये मुख्य रूप से कंपनियों और सरकारों के लिए व्यापार, वित्त और प्रशासनिक प्रणालियों में उपयोग की जाती थी। अनुमानित तौर पर अगर देखा जाए, अभी भी बैंकिंग प्रणाली में 43% और एटीएम में 95% इसी में, यानी कि कोबोल भाषा का ही कोड का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। दूसरी भाषा है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये सबसे पहली लैंग्वेज थी जो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाई गई। इस जॉन बेकस थे, इन्होंने 1956 में वर्ल्ड की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। इसका पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, यानी कि फॉर्मूले को ट्रांसलेट करने के लिए बनाई गई थी। असेंबली एंड मशीन कोडिंग से इसका प्रदर्शन अच्छा होता था, यानी कि जो मशीन भाषा थी और असेंबली भाषा थी, उससे अच्छा काम ये करती थी। न्यूमेरिक कंप्यूटिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और अलजेब्रिक क्वेश्चंस, यानी कि जो अंकगणितीय कंप्यूटिंग थी, गणनाएं थी, या जो वैज्ञानिक से संबंधित कंप्यूटिंग थी, और या जो बीज गणितीय क्वेश्चंस थे, उसमें इसका प्रयोग होता था। इस भाषा का जो प्रयोग इन सब में किया जाता था। ये भाषा सीखने और समझने में आसान है तथा इस प्रोग्राम को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, मशीन लैंग्वेज में क्या था कि जो एक कंप्यूटर में प्रोग्राम बना करके डाल दिया गया, वो प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर में रन नहीं कराया जा सकता था। लेकिन जब हाई लेवल लैंग्वेज आई, तो इस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम को बनाया गया, वो किसी भी कंप्यूटर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली भाषा है जावा। जावा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका प्रयोग जो है वेब सॉफ्टवेयर्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस एंड गेम्स को बनाने के लिए किया जाता है। जावा की जो भाषा है, इसका यूज मोबाइल में आजकल बहुत सारे गेम्स होते हैं, है ना, एप्लीकेशंस होते हैं। वेब यानी कि इंटरनेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं और एप्लीकेशंस भी होती हैं। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जावा भाषा का प्रयोग किया गया, आविष्कार किया गया। जेम्स गोसलिंग ने 1995 में इसको विकसित किया था, यानी कि इसके फादर जेम्स गोसलिंग हैं। 95 में ये विकसित हुई। जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसका मतलब इसे कोई भी फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। ओपन सोर्स लैंग्वेज या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स गेम उसी को बोलते हैं जो कि हर व्यक्ति यूज कर सके, बिल्कुल, जो इंटरनेट पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हो।
जावा एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इसमें लिखे गए कोड्स को किसी भी कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम में रन किया जा सकता है, जैसे कि फोर्ट्रॉन थी और भी हाई लेवल लैंग्वेज थी, जो इन सभी लैंग्वेजेस को क्या कर सकते हैं, हर कंप्यूटर में ट्रांसफर और रन किया जा सकता है। एक भाषा और है सी प्लस प्लस। इस भाषा का प्रयोग वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए किया जाता है। सी प्लस प्लस का जो भाषा है ये वेब ब्राउजर, इसका मतलब ये होता है जो आप लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं वो वेब ब्राउजर होता है। क्रोम क्या है, वो है एक आपका ब्राउजर। फायरफॉक्स, मोजिला की बात करें वो भी एक आपका ब्राउजर है। ओपेरा मिनी है वो भी आपका ब्राउजर है ना। ये सारे के सारे, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका हो गया, ये भी एक ब्राउजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो जैसे कि अभी हम लोग विंडो 10 पर पढ़ रहे हैं, विंडो 10, विंडो 7 या आपका और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, एंड्रॉयड है, मैक्स है ना, ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अभी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज़ लगभग 90% होता है हर जगह पे। सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ होता है। मोबाइल के लिए सबसे अच्छा एंड्रॉयड होता है। बहुत सारी मोबाइल जब भी आप लेंगे लगभग लगभग सब में एंड्रॉयड ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी प्लस प्लस का आविष्कार 1979 में हुआ था। सी प्लस प्लस जावा की तुलना में सरल थी, यानी कि जावा से आसान भाषा है, इसलिए इसे सीखना भी आसान होगा। इसका प्रयोग वीडियो गेम, डिवाइस, ड्राइवर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन यूट्यूब पे जो क्लास चलती है उसमें जो पेन्स होती है उसी को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, यानी कि जो पेन होती है लिखने के लिए वो एक आपका डिवाइस ड्राइवर होता है, उसको स्टाइलस बोला जाता है। उन सभी के ड्राइवर को बनाने के लिए इस भाषा का भी प्रयोग किया गया और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है आपका एक जो जैसे मान लीजिए नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, विंडोज डिफेंडर हो गया, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका प्रयोग GUI बेस्ड एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। GUI बेस्ड का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि अब के जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और जो एप्लीकेशंस आ रही हैं वो ग्राफिकल बेस पर आ रही हैं, आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। अगला टॉपिक हमारा है जनरेशन के हिसाब से हम लोग लैंग्वेज को बांटेंगे। अभी तो आपने केवल जाना कि इतनी सारी लैंग्वेजेस बनी थी, कब कब बनी है, लेकिन किस लैंग्वेज को किस जनरेशन में प्रयोग किया गया इस टाइप से हम आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग आप देख रहे हैं लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन जनरेशन। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको दो भाग में बांटा गया, एक लो लेवल, एक आपकी हाई लेवल, ये आप जानते ही हैं। तो जो लो लेवल की भाषा थी इसको पहली जनरेशन में और दूसरी जनरेशन में प्रयोग किया गया, लेकिन जो हाई लेवल की लैंग्वेज थी इसको तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन और पांचवी जनरेशन में प्रयोग किया गया। आगे चलते हैं, देखते हैं। पहली पीढ़ी की भाषा मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज के स्टेटमेंट बाइनरी कोड्स और 0-1 के फॉर्म में होते थे, यानी कि सबके जो उसके स्टेटमेंट थे वो 0 और 1 में ही रहते थे। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर केवल बाइनरी मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता था, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके जो कंप्यूटर बनाए जाते थे वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझते थे। इसी बाइनरी कोड्स को बिट्स भी कहा जाता है। बाइनरी कोड्स को सीखना कठिन था। आगे चलते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जाकर के 1950 पे असेंबली लैंग्वेज बड़े बड़े शब्दों के लिए छोटे छोटे कोड को बनाया गया, जैसे ऐड, सब, मल, जेएमपी, ट्रांस, डिव। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर का प्रयोग करके मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता था। इस भाषा में त्रुटि को सुधार करना आसान हो गया था। प्रोग्रामर सिंबॉलिक नेमोनिक्स कोड का प्रयोग करके प्रोग्राम को लिख सकते थे। जहां पहली जनरेशन में प्रोग्राम लिखने के लिए 011 के कोड ढेर सारे लिखने पड़ते थे, वही असेंबली लैंग्वेज जब सेकंड जनरेशन में प्रयोग किया गया तो उसमें सिंबॉलिक और नेमोनिक्स कोड का प्रयोग करके प्रोग्राम को लिखा जाने लगा। थर्ड जनरेशन में, इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार 1960 में किया गया। प्रोग्रामर जो अब थे वो निर्देशों को लिखने के लिए अंग्रेजी जैसे शब्दों की एक श्रृंखला का उपयोग करने लगे। एग्जीक्यूट करने के लिए इस भाषा के किसी प्रोग्राम को कंपाइलर का उपयोग करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था। ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा जब भी आपकी कोई भी लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही समझता है कंप्यूटर। इस पीढ़ी की कुछ भाषाएं हैं जो कि हैं पास्कल, फोर्ट्रॉन, कोबोल,
C, PL1। आगे चलते हैं, चौथी जनरेशन की कुछ भाषाएं हैं जो कि है SQL, फॉक्स प्रो, फोकस, पाइथन, रूबी, पर्ल, JSP, जावा सर्कुलेट पेज होता है इसका फुल फॉर्म, ETC। इस लैंग्वेज को डोमेन बेस्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। डोमेन से आप समझ सकते हैं .com, जो .com होता है, .in होता है, .org होता है, .gov होता है, ये होता है आपका डोमेन बेस्ड। एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए समय कम लगने लगा। इस भाषा का जब प्रयोग हुआ, इन सभी भाषाओं में जो एप्लीकेशन को आपका बनाने जाने लगा तो समय बहुत कम लगने लगा। इसमें त्रुटियों की संभावना भी बहुत कम होने लगी। इस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से डेटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग में होने लगा। आगे चलते हैं, पांचवी जनरेशन में प्रयोग की गई भाषाओं को स्मार्टर का नाम दिया गया, यानी कि पांचवी जनरेशन में जो भी भाषाएं बनाई गई उसको स्मार्टर का नाम दे दिया गया। ह्यूमन एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। सबसे मेन जो प्रायोरिटी दी गई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिकता दी गई। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं लैंग्वेजेस के, जैसे OPS 5, प्रोलॉग, लिस्प एंड मरकरी। मरकरी धातु भी है और मरकरी लैंग्वेज भी है। मरकरी धातु का प्रयोग पहली जनरेशन में हुआ, मरकरी लैंग्वेज का प्रयोग पांचवी जनरेशन में हुआ। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकें।